तर्ज पर उस तरह से खतरनाक यह थर्ड वेव नहीं है। अब तक के जितने भी कोविड पॉजिटिव के केसेस उत्तर प्रदेश में अब तक आए हैं, हमारे पास इस समय 33,900 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में हैं। आज सुबह तक के ये 33,900 में से 99% मामले ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। RT-PCR की जांच कराने के बाद उसमें ये मामले देखने को मिले हैं और घर में ही उनका उपचार हो रहा है। हर जनपद में हमारे ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे कार्य कर रहे हैं और ICCC के माध्यम से हर कोविड पॉजिटिव के साथ संवाद बना करके उसे मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, उन्हें दवा आदि उपलब्ध करवाना और आवश्यक जो भी शासन की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई जा रही हैं और सबका सफलतापूर्वक घर में उपचार हो रहा है। सेकेंड वेव में अगर कोई कोरोना की चपेट में आता था तो सामान्य व्यक्ति को भी नेगेटिव रिपोर्ट आने में 12 से 15 दिन का समय लग रहा था और अगर किसी के लंग्स ज़्यादा इन्फेक्ट होते थे तो उसे स्वस्थ होने में प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं भी हम लोगों ने इस बात को देखा था कि वह 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, कुछ लोगों को ज़्यादा समय भी लगता था और उसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसमें थर्ड वेव में एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि व्यक्ति 3 दिन अगर रेस्ट ले रहा है तो जो वायरल का एक सामान्य साइकिल होता है, 3 से 5 दिन के अंदर वह व्यक्ति स्वयं नेगेटिव हो जा रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जा रही है। तो यह एक व्यापक अंतर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। अगर हम लखनऊ की ही बात करें तो लखनऊ में 4800 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, यानी कोरोना के कुल जो मामले हैं प्रदेश या लखनऊ जनपद और महानगर के अंदर उनकी संख्या 4800 से ज़्यादा है। लेकिन हॉस्पिटल में कुल 45 मामले हैं और ये 45 में भी ज़्यादातर मामले वह हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे, हॉस्पिटलाइज थे। हॉस्पिटल में या जाते समय आते समय कोई इन्फेक्शन की चपेट में आए हैं, उनके कारण यह इन्फेक्शन उनमें है और हल्का है, कोविड का हल्का लक्षण उनमें देखने को मिला है। क्योंकि हम लोग हर एक पेशेंट की कोविड की जांच करवा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सतर्कता और सावधानी कोरोना की सबसे बड़े बचाव के उपाय हैं और सतर्कता और सावधानी हम ये मान करके न चलें कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं तो हम इसे सावधान न हो। हर एक व्यक्ति को और खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं, पहले से बीमार हैं, कमजोर हैं, बच्चे हैं, इनको हर हाल में इन्फेक्शन से बचाना होगा। बीमारी होती है, हम उसको हल्केपन से न लें। राज्य सरकार, पूरा प्रशासनिक तंत्र, हमारे हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स हर एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और हम इस बारे में कह सकते हैं कि जो अभियान चल रहा है, सभी 75 जनपदों में हमारे ICCC यानी इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर काम कर रहे हैं। सभी 75 जनपदों में हम लोग प्रतिदिन 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक टेस्ट कर रहे हैं। 72,000 हमारी निगरानी समितियां घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य कर रही हैं और हर एक संदिग्ध व्यक्ति को कोविड की वैक्सीन, कोविड की मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रहे हैं। उनका रैपिड रिस्पांस टीम से उनकी टेस्ट की कार्रवाई को संपन्न कर रहे हैं
और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है उनकी सूची बना करके फिर ICCC के माध्यम से उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। मेरी सबसे अपील होगी कि सतर्कता और सावधानी के साथ हम घबराएं ना। कोरोना से भागने की नहीं बल्कि इससे बचाव और सतर्कता की आवश्यकता है। दूसरा, बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, एक, हम लोग सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। हम लोग इस बारे में ध्यान रखें कि शासन ने जो गाइडलाइन तय की है उसका पालन करें, लेकिन साथ साथ इस बात को ध्यान रखें कि मास्क, सार्वजनिक स्थानों पर अगर हमें किसी कार्य से जाना ही है तो मास्क को जरूर धारण करें। मास्क को धारण करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जिन्होंने कोरोना की डोज नहीं ली है वे कोरोना वैक्सीन जरूर ले लें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 से लेकर 15 वर्ष की आयु से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन देना प्रारंभ किया और हर एक व्यक्ति में वैक्सीन, वर्तमान में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई चल रही है। पूरे देश के अंदर 150 करोड़ यानी 150 करोड़ लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की डोजेस ली हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में अब तक हम 21 करोड़ 38 लाख से अधिक कोरोना की डोजेस दे चुके हैं, जिसमें अगर हम लोग प्रदेश के अंदर देखें तो फर्स्ट डोज 13 करोड़ 47 लाख 29 हजार से अधिक लोगों ने ले ली है। दोनों डोजेज प्रदेश के अंदर 7 करोड़ 91 लाख 46 हजार से अधिक लोगों ने ले ली है। 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों ने भी, 15 से 17 वर्ष की आयु के वर्ग के युवाओं ने भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन की डोजेस ली हैं। और हम लोगों ने आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। वैक्सीनेशन के आखिरकार उस चरण की शुरुआत यहां पर प्रिकॉशन डोज के तौर पर हो चुकी है जिसका इंतजार किया जा रहा था। सबसे पहले ये आपको बता देते हैं कि सुबह 9 बजे से ही प्रिकॉशन डोज देने की तस्वीरें लगातार सामने आ गई। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है। हर तस्वीर हमारे तमाम सहयोगियों ने आप तक पहुंचाई वैक्सीनेशन सेंटर से कि किस तरह की तैयारियां रही और किस तरह से लोग वहां पर बेहद उत्साह के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोरोना महामारी को मात देने में वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। एक ऐसा हथियार है जिसमें प्रिकॉशन डोज अब अपने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन प्रिकॉशन डोज को लेकर बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहला सवाल है कि आखिर प्रिकॉशन डोज किस किस को यहां पर लग रही है। तो आप समझ लीजिए ये सभी को नहीं लग रही है। ये कोरोना वॉरियर्स यानी कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो 60 साल से उम्र के बुजुर्ग हैं, जिन्हें कई गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें यहां पर लगवाई जा रही है। हालांकि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, जो कई गंभीर बीमारियों से अगर ग्रस्त है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से यहां पर सलाह लेनी चाहिए। ये भी यहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया है। प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन सलाह लेना यहां पर उनकी सेहत के लिहाज से बेहतर है। कौन सी वैक्सीन लगेगी, तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर कोवैक्सीन लगी है तो कोवैक्सीन लगेगी, कोविशील्ड लगी है तो कोविशील्ड लगेगी। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका का जिक्र करें तो मिक्स वैक्सीन जरूर वहां पर सामने आई है, लेकिन हिंदुस्तान में फिलहाल मिक्स वैक्सीन का अप्रूवल नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। इसलिए जो वैक्सीन आपको पहली 2 डोज में लगी है वही वैक्सीन आपको इस बार भी लगेगी। अब गैप कितना होना चाहिए ये समझ लीजिए, क्योंकि हर कोई यहां पर स्लॉट बुक नहीं कर सकता है। 9 महीने का ये पूरा अंतराल यहां पर होना चाहिए। यानी कि अगर आपने पिछले साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच में वैक्सीन लगवाई है तो फिर आप इसको लगवाने के लिए पूरी तरह से पात्रता यहां पर मिल जाएगी आपको, वरना नहीं। रजिस्ट्रेशन जी नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, आपको स्लॉट बुक करवाना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो चुका है। ऐसे में स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैसेजेस यानी कि रिमाइंडर मैसेजेस यहां पर प्रिकॉशन डोज के लिए भेजे गए हैं, लेकिन जिनके पास मैसेज नहीं आए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन सभी तथ्यों पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं तो आप यहां पर जो पूरी तरह से मैसेज खुद भी अगर नहीं भी आया है तो भी जा सकते हैं और अपना जो स्लॉट है वो बुक वहां पर जाकर करवा सकते हैं। इस वक्त हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनोज हमारे साथ भोपाल से मौजूद है, मुंबई से हमारे साथ दिवाकर मौजूद है,
है। रवि हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। हर तस्वीर यहाँ पर दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, फिर चाहे वो कोरोना के बेतहाशा आंकड़े सामने आ रहे हो या वैक्सीनेशन सेंटर में आज से शुरू हुई प्रिकॉशन डोज की तस्वीर, क्या नजर आ रही है प्रिकॉशन डोज को लेकर? ताजा तस्वीर। रवि, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रवि सिंह, हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या तस्वीर प्रिकॉशन डोज को लेकर नजर आ रही है? जी सबीना, मैं तस्वीरें दिखा दूं। अब ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम बाबर लेन मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं। देखिए, लाइन लोगों की यहाँ पर लगी हुई है सबीना। ये देखिए, तमाम ये लोग वैक्सीन की डोज लगाने के लिए मेडिकल सेंटर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त देश में तीसरी डोज लगना शुरू हो गई है सबीना, और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से 60 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस में काम करते हैं, वो तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं सबीना, जिन्होंने अभी पहला डोज भी नहीं लगाया। उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसा आखिरकार क्यों हुआ है। आप कौन सा डोज लगा रहे हैं? पहला है मेरा। पहला डोज है, तो अभी पहला डोज, अभी तो देश में तीसरा डोज लगना शुरू हो गया है। सर, मैं गांव में था। गांव में ना हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन आती थी ना, वो पूरी नहीं हो पाती, वहाँ पे टाइम नहीं मिला। तो अभी दिल्ली में भी 1 महीना हुआ तभी आया मैं। तो फिर अभी आपका कौन सा डोज है? फर्स्ट ही है। तो आप तो यंग लड़के हैं, आपको तो जागरूक होना चाहिए। क्यों नहीं आपने लगाया अभी तक वैक्सीन? लगवा रहा हूँ बस। तो अभी तक क्यों नहीं लगवाई आपने? सर, कहीं गया हो रहा है। ये इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है। देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। तीसरा सुरक्षा कवच, प्रिकॉशन डोज आज से लगना शुरू हो गया। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो अपने लापरवाही की वजह से आपके जरिए दर्शकों तक लगातार तस्वीरें यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी को आगे आप जरूर बढ़ाइएगा। भवानी हमारे साथ बने हुए हैं जयपुर से। भवानी, राजस्थान के तो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव उनकी 3 दिन पहले आई है। किस तरह से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, किस तरह से प्रिकॉशन डोज को लेकर तस्वीर नजर आ रही है, पूरी अपडेट हम चाहेंगे तस्वीरों के साथ आप दिखाएं। देखिए सबीना, हम जयपुर के गांधीनगर वैक्सीनेशन सेंटर पर, पहले मैं आपको तस्वीर बता देता हूं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर कितनी लंबी कतार है। इस कतार के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीन के लिए, जो पहले से 44 लाख बच्चे हैं और 24 लाख पूरे राजस्थान के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर हैं। लंबी कतार, आप देखिए कि अब ये लाइन इसलिए ज़्यादा लंबी है कि पूरे राजस्थान के अंदर 50% केस अकेले जयपुर के अंदर है। वैक्सीन लगवाना है? आप स्कूल से आए हैं? जी यस सर, कॉलेज से आए हैं। कितने बच्चे आए हो आप लोग? हम 2 आप आए हो लगाने के लिए? तो आपको क्या लगता है, कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, अब सुरक्षित हो जाएंगे आप लोग? यस, वैक्सीन से सुरक्षित होंगे। फर्स्ट डोज ही आपकी तो ये? यस। देखिए, पहली डोज लगवाने के लिए आए हैं, इसमें सारे सब मिक्स हैं, बच्चे भी हैं। और आप बताएं, पहली डोज है दूसरी डोज है? आपकी भी पहली डोज है। तो ये फर्स्ट डोज वाले यहाँ पर ज़्यादातर उसमें से बच्चे हैं। और डॉक्टर से हम बात करते हैं। मैम आइए, आप आइए। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज है डॉक्टर पूनम। आप बताएं कि आज से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगनी शुरू हुई है, क्या वैक्सीन लग रही है? हाँ जी, फ्रंटलाइन को वैक्सीनेशन लगनी, जिनका प्रिकॉशनरी डोज लग रहा है, और इसके अलावा 60 साल से ऊपर जिनको कॉमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको भी डोज लग रहा है आज से। जयपुर में डॉक्टर काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, SMS में 25 डॉक्टर आ गए हैं। क्या लगवा रहे हैं? आपने लगवाई? जी, हमारे संस्था पे अब आज से शुरू हो गया है, तो अभी हम एक बार थोड़ा सा भीड़ का थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद सारे स्टाफ। आज हम देख रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह क्या है? इतने एकदम तेज़ी से क्यों बढ़ी है? सर, जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों के चिंता है कि वो लौटेंगे आपके पास, जरूर लौटेंगे। आगे की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाएंगे। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त हमारे साथ चंद्रमोहन, हमारे सहयोगी, मौजूद है। चंद्रमोहन, बिहार की तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई है। बिहार में भी कोरोना विस्फोट यहाँ पर दिखाई दिया है। प्रिकॉशन डोज को लेकर आज क्या कुछ पूरी तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पटना के बिरचंद पटेल पथ के पास एक छोटा सा गुरुद्वारा है, जहां पर यहाँ पर जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं और साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है, जिसको आज के वक्त में बूस्टर डोज भी कहा जा रहा है। कभी ये कतारें लंबी होती है, कभी छोटी हो जाती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों में इसको लेकर जागरूकता ज़रूर है और लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं।
कि उनको वैक्सीन दिया जाए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, यहाँ पर पहले से तैयारी चल रही थी और आज जो प्रिकॉशन डोज है वो दिया जा रहा है। सामने तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग भी हैं वो पहुँच रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनका 9 महीना पहले पहला और दूसरा डोज दिया गया था, आज उनको तीसरा डोज दिया जा रहा है। ये बताइए क्या सोचकर यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मन में चल रहा है? अच्छा है, मन में ठीक है। हाँ ठीक है। तो डोज लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कोई पहली डोज, कोई दूसरी डोज, कोई प्रिकॉशन डोज, क्योंकि अब 15 से 18 साल के बच्चों की भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है, वो भी पहुँच रहे हैं। जम्मू से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन शर्मा मौजूद है। जम्मू के क्या कुछ हालात, जम्मू में किस तरह से पवन प्रिकॉशन डोज को लेकर तैयारियां नजर आई? 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 1.5 घंटों की क्या तस्वीर नजर आ रही है जम्मू से? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल खुद पहुँचे हैं, मनोज कुमार सिन्हा, जम्मू के इस गांधीनगर हॉस्पिटल में। और यहाँ पर आज जो वैक्सीन ड्राइव है वो शुरू हो रही है। बूस्टर डोज की जो 60 साल के उम्र के ऊपर के बुजुर्गों को लगेगी, और साथ में यहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको भी यहाँ पर वैक्सीन लगेगी जो बूस्टर डोज है यहाँ पर गांधीनगर के हॉस्पिटल में। तो आप देख सकते हैं पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर कर रखी है। राज्यपाल खुद अंदर गए हैं और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन रूम है वहाँ पर वो खुद अपनी भी डोज उनको जो है वो लगाई जाएगी जहाँ पर। और उसके बाद जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको भी यहाँ पर डोज दी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन ड्राइव की एक बड़ी मुहिम जो शुरू हुई थी वो लगातार जारी है। वो पहले भी जब टीकाकरण हुआ था तो जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग ने सबसे ज़्यादा टीकाकरण करके एक रिकॉर्ड बनाया था। और उसके बाद किशोरों के लिए जो यहाँ पर शुरू हुई थी ड्राइव, उसमें भी जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से किया था। और आज जहाँ पर उपराज्यपाल खुद पहुँचे हैं, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो 60 साल के उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको भी, और पैरामेडिकल स्टाफ जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी डोज यहाँ पर लगाई जा रही है। लौटेंगे आपके पास पवन, क्योंकि राज्यवर तरीके से यहाँ पर कदम भी उठाए जा रहे हैं, राज्यवर तरीके से प्रिकॉशन डोज की तस्वीर भी नजर आ रही है। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या तस्वीर एक बार फिर से हम चाहेंगे पूरी डिटेल के साथ, किस तरह से वहाँ पर बुजुर्ग पहुँच रहे हैं? बाकी एज ग्रुप के लोग तो वहाँ पर पहुँच ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज से प्रिकॉशन डोज बुजुर्गों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरू हो रही है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास? एक बार फिर हम अपने दर्शकों को इस मेडिकल सेंटर की तस्वीर दिखा दें। इस वक्त हम दिल्ली के बाबर लेन मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम लोग प्रिकॉशन डोज के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहला डोज या दूसरा डोज लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोग यहाँ आए हैं, हाथों में इनके आधार कार्ड है, आप देख सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। क्योंकि 25 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि अब देश में तीसरा डोज यानी प्रिकॉशन डोज भी लगना शुरू हो जाएगा। अंदर की तस्वीरें हम दिखा दें, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं, कुछ पुलिस में काम करते हैं, ये देखते कुछ इसी अस्पताल और इसी मेडिकल सेंटर के लोग हैं जो प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमने आपको कुछ तस्वीरें भी पहले दिखाई थी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं लापरवाह जो अभी फर्स्ट डोज ही लगा रहे हैं। और अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है, सभी ने मास्क लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे लोगों को वैक्सीन लग रही है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और बातचीत भी करते हैं मेडिकल स्टाफ से, ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मैम, क्योंकि आज से प्रिकॉशन डोज, तीसरी डोज की शुरुआत हो गई है, तो कितने लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं? सर अभी तो 5-6 लोग पहुँचे, यहाँ पहुँचे नहीं क्योंकि आज से ही शुरू होना था। लौटेंगे रवि आपके पास, आगे भी लौटेंगे, इस कड़ी को आगे जरूर बढ़ाइएगा। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से बने हुए हैं। चंद्रमोहन, अगर बिहार का जिक्र करें, जिस तरह से बिहार में कोरोना विस्फोट लगातार आंकड़ों के जरिए सामने आ रहा था, उसके चलते कई पाबंदियां यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से लगाई गई हैं। लेकिन प्रिकॉशन डोज को लेकर एक बार फिर चाहेंगे, क्या तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है, किस तरह की तैयारियां हुई हैं और उस पर किस तरह से बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। पटना के बिरचंद पटेल पथ इलाके में एक गुरुद्वारा है और वहीं पर यह वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जहां पर सुबह से कभी ये कतारें लंबी होती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं, लेकिन लोग
जो 9 महीने पहले पहला और दूसरा डोज ले चुके थे वो आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि जो 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग हों या फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर हों, जो पटना के ज़्यादातर टीकाकरण केंद्र है वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और टीका ले रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और इसी तरह का नज़ारा लगभग सभी टीकाकरण केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कोरोना से बचने के लिए जो भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि टीकाकरण ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है, तो ये ज़रूर यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, टीकाकरण बचाव का सबसे उपाय है, टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है, वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना ही यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ा मकसद है। लौटेंगे आपके पास भी, भवानी सिंह भी हमारे साथ मौजूद है जयपुर से। भवानी, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जल्द आप तस्वीरें दिखाएं, प्रिकॉशन डोज को लेकर क्या कुछ नजर आ रही है, ताजा तस्वीरें। भवानी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो हम चाहेंगे कि जल्द आप तस्वीरों के जरिए बताएं। ठीक है, पवन की तरफ रुख करते हैं। पवन जम्मू से हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्या कुछ दिखाई दे रहा है प्रिकॉशन डोज को लेकर, क्योंकि आपने कहा उपराज्यपाल भी यहाँ पर आए, फिलहाल क्या तस्वीर? देखिए, अभी भी अगर हम बात करें तो जम्मू के इस गांधीनगर हॉस्पिटल में एक कोविड के लिए एक बड़ी पहल जम्मू कश्मीर में यह भी कि एम्बुलेंस सेवा शुरू हो जा रही है। 37 एम्बुलेंस हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, जम्मू डिवीज़न के हर इलाके में जाएंगी जहाँ पर कोविड के लिए भी काम आ सकती हैं। ये बहुत बढ़िया एम्बुलेंस जो है यहाँ पर इन्होंने जो बताया है कि वो पूरे जम्मू प्रांत के भीतर जो शुरू की जा रही हैं। और LG साहब अभी भी इसके भीतर ही हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनकी डोज वहाँ पर वो लग रही है। और जो लोग वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ के जहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ से वो अभी निकलने के बाद एम्बुलेंस सेवा की हरी झंडी वहाँ पर देंगे। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो किशोरों के लिए जो एक ड्राइव शुरू की गई थी उसके आंकड़े और जो पहले टीकाकरण हुआ था उसके आंकड़े आगे तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी टीकाकरण जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव थी इनकी वो काफ़ी हद तक आगे पहुँच चुकी है। और अभी जो बूस्टर डोज लग रही है जो 60 साल के बुजुर्ग के लिए या फिर फ्रंट लाइन वर्क के लिए, उसकी शुरुआत भी आज जम्मू के इस गांधीनगर हॉस्पिटल में उपराज्यपाल ने की है। तो आखिरकार शुरुआत यहां पर की गई और शुरुआत की सबसे पहली तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में मथुरा का बार बार जिक्र क्यों हो रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने मथुरा का एक बार फिर से जिक्र किया, बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा रही है और जिसमें दम होगा वो मथुरा को भी बनवाएगा। सीएम योगी का ये बयान अखिलेश के सपने में कृष्ण आने वाले बयान के बाद दिया है उन्होंने ये बयान। जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो लोग बोलते थे, मतलब निकाला जाए, जो लोग बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे ईदगाह भी है, जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हम में दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, बनकर लेकिन इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है। ये दबंगई जो है इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं है, अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सकी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज़ 18 के एजेंडा यूपी में मथुरा पर बयान दिया। उन्होंने सपने में कृष्ण आने वाले बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
आजकल आपको सपने बहुत आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भी आपके सपने में आए, कोई नया सपना आया आपको? जो आप सोच करके सोएंगे जी, अक्सर उसके सपने आपको आते हैं जी। और सोने से पहले मैं एक बार रिवीजन करता हूं अपना। जो सोने से पहले एक बार रिवीजन करेगा या खुश होगा या दुखी होगा। मैं बहुत खुशी में सो जाता हूं और फिर सुबह उठ करके फिर काम करता हूं। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही होगी आजकल, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखते होंगे तो वो देखते होंगे कि बताओ, हमें तो ऑक्सीजन देनी थी, हमने सड़कों पे ऑक्स छोड़ दिए। राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे? मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा? नहीं, मुझे ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे जी, क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप बात समझिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही, तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है और अखबारों में पढ़ने का मिलता है कि कभी ये यहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे। एक किसी व्यक्ति ने सपने में उनके आए, उन्होंने पत्र लिख दिया और उसके लिए टिकट मांगी गई। ये शुरुआत बीजेपी ने की थी। अगर भगवान किसी के सपनों में आ रहे थे तो बीजेपी ने शुरू किया, तो ऐसे तो हर एक के सपनों में कोई ना कोई आता है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को कोई टिकट नहीं दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और इस वक्त हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। शहजाद जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब मथुरा का जिक्र हो रहा है, श्री कृष्ण का जिक्र हो रहा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें तो नींद आती है चुनावी माहौल में, सीएम की नींद उड़ी हुई है, बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। देखिए, ऐसा है, जिन्होंने 5 वर्ष केवल सोने का काम किया है, हो सकता है उन्हें नींद अभी भी आ रही हो, क्योंकि कोरोना काल जब पूरा निकल गया तब अखिलेश यादव जी शायद विदेश में थे, शायद जनता के बीच में जाने को उनके पास फुर्सत नहीं थी, और आज भी जो है वो सोते रहे। तो और सोते जब रहेंगे तब उनको श्री कृष्ण के ख्वाब भी आएंगे। वैसे श्री कृष्ण जो है वो राम कारसेवकों पर गोलियां चलाने वालों के ख्वाब में नहीं आते, और आते भी होंगे तो बताते होंगे कि बेटा इस बार तो आप गए। शहजाद जी, एक सवाल और है, जब भी हम समाजवादी पार्टी के लीडर से बातचीत करें, इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि हम बात भी करें, लेकिन इससे पहले जितनी दफा हमने बातचीत की है उनका सीधा सीधा मथुरा को लेकर, श्री कृष्ण को लेकर एक ही जवाब है कि हम जब आपसे मुद्दों पे बात करते हैं, यानी जब समाजवादी पार्टी आपसे मुद्दों पे बात करती है तो आप धर्म का सहारा लेते हैं, आप मथुरा का सहारा लेते हैं, आप अयोध्या का सहारा लेते हैं। ऐसा है कि इनके सांसद है बर्क, उनके बर्क साहब ने 6 दिसंबर को एक पोस्ट डाला है फेसबुक पर कि बाबरी जिंदा है। क्या वो इससे इत्तेफाक रखते हैं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने वाले इनके सांसद से? जब मथुरा के विषय में बात रखी गई तो मथुरा के विषय में बर्क साहब कहते हैं कि अगर मंदिर के बारे में सोचा तो मुसलमान किसानों की तरह आंदोलन पर उतर जाएगा। क्या अखिलेश यादव बर्क साहब की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? और जहाँ तक सवाल है, चलिए, समाजवादी पार्टी से फखरुल चांद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो सवाल आप उठा रहे हैं मैं सीधे उन्हीं से समझने की कोशिश करूंगी कि आप चुनावी माहौल में क्या मथुरा, काशी, अयोध्या और कृष्ण के नाम से डर गए हैं? देखिए, हम अयोध्या, काशी और मथुरा वो आस्था का विषय है, वो हमेशा रहेगा, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो जनता के विषय हैं, वो किसानों के मुद्दे हैं, वो नौजवानों के मुद्दे हैं, वो महंगाई से परेशान जनता के मुद्दे हैं, उन पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बिजली की दरें माफ करने का ऐलान किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम गरीबों को मुफ्त 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी आज कहती है कि हम भी। एक पहलू मुझे आपसे ये समझना है, उत्तर प्रदेश धार्मिक राजधानी है भारत की, लोगों की आस्था है, और अगर चुनाव का माहौल है और इन सारी बातों का जिक्र हो रहा है तो परेशानी कहाँ आ रही है? ये लोगों की भावनाएं, ये लोगों की तरफ से ऐसी बातें आती हैं। नहीं, लोगों की भावना ये है कि लोगों को मुफ्त जो बिजली महंगी मिल रही है वो सस्ती बिजली मिले। लोगों की भावना ये है कि जो महंगाई में सरसों का तेल 250 के पार है, जो गैस का सिलेंडर वो 1000 के पार है, वो सस्ता मिले। लोगों की भावना ये है कि जो रोजगार नहीं मिल रहे। मैंने दोनों भावनाओं का जिक्र किया। मैंने ये कहा कि विकास की बातें तो हो ही रही है, लेकिन समानांतर ये भी बातें हो रही है, क्योंकि ये जो मैंने अपनी बात में यही कहा कि आस्था का जहां तक बात है तो उसका हम सम्मान करते हैं, समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है, हम कहीं उसमें कोई समझौता करने नहीं जा रहे। आस्था है, आस्था सबका निजी विषय भी है। शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे साथ बने हुए। शहजाद जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जो फखरुल हसन कह रहे हैं?
देखिए, जब हम 2.5 करोड़ शौचालय बनाते हैं, क्या हमने हिंदू मुसलमान किया? जब 1.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना की गैस सिलेंडर दी, हिंदू मुसलमान किया? 40 लाख से ज्यादा आवास बनाए, हिंदू मुसलमान किया? 36,000 करोड़ के लोन हमने माफ करवाए, हिंदू मुसलमान किया? इन्होंने जितना गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया, हमने 1.5 लाख करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान किया, क्या हिंदू मुसलमान किया? आज 2 एक्सप्रेसवे के बदले 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए, क्या हम लोगों ने हिंदू मुसलमान किया? हमने जो विकास कार्य किए, ये बेरोजगारी की बात करते, 18% बेरोजगारी आज 4.5% पर आ चुकी है, क्या हमने हिंदू मुसलमान किया? आज जब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज नहीं रहेगा, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को जेल में डाला जाएगा, बलात्कार और लूट हत्या के मामले कम हुए हैं, तब अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है और उनको लगता है कि मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई सांप्रदायिक होती है। और ये कल तक तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज उनके सपने में भी श्री राम और श्री कृष्ण आने लगे हैं। इसका मतलब आप समझ सकती हो कि बबुआ का जो समय है वो खत्म होता जा रहा है। उनको क्या बात है, बबुआ का समय खत्म हो चुका है? फखरुल हसन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। मैं इस चीज से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत है। इन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, उसमें कहीं इन्होंने नहीं देखा कि कौन रौंदा जा रहा है। इन्होंने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, नौजवानों को रोजगार छीनने का काम किया, उसमें भी इन्होंने नहीं देखा कि वो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इन्होंने सरसों का तेल और गैस का सिलेंडर 1000 के पार किया, शहजाद पूनावाला नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपनी बातें पब्लिक के सामने रखी। पब्लिक को तय करना है कि चुनावी माहौल में किस पे भरोसा करना है। अभी ही ये वक्त जो है वो चुनाव प्रचार का है और उसी तरीके से लोग अपनी बातें रख रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मथुरा पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण वाले बयान पर हमला बोला। सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज कसा कि भगवान कृष्ण न्याय और धर्म के साथ रहते हैं, न कि अन्याय और दुराचार के साथ। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात थोड़े है। बहुत सारे लोगों के सपने में तो भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, लेकिन सपने हकीकत में क्या है और जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने क्या किया था, यह भी सबकी जुबान पर है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश भगवान राम की भूमि है, उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि है, उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना और सरयू की पावन भूमि है। और इन सब के लिए अगर सही मायने में किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इन सब कार्यों को पूरा किया है। तो सपने में जब भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भूला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सपने में भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो यही कहे होंगे। वैसे भगवान कृष्ण धर्म, सत्य और न्याय के साथ में रहते हैं, अन्याय, अत्याचार और दुराचार के साथ में नहीं रहते। और इस वक्त बड़ी खबर, डीके शिव कुमार सिद्धरमैया पर एफआईआर हो चुका है। कर्नाटक पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। दरअसल कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया है इन लोगों ने और इसके बाद ये एफआईआर दर्ज करने की इस वक्त की खबर। कोरोना कर्फ्यू में पदयात्रा का आरोप लग रहा है डीके शिव कुमार, जो कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर चेहरे हैं साउथ के लिहाज से, और सिद्धरमैया पर भी एफआईआर हुआ है। और ये तस्वीरें भी आपकी सहूलियत के लिए हम दिखा रहे हैं, जहां पे कोरोना नियमों का उल्लंघन के बाद अब एफआईआर दर्ज हो चुका है। डीके शिव कुमार बड़े लीडर है कांग्रेस पार्टी के और फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और जहां कोरोना के तीसरे लहर की बार बार बात हो रही है, ये बड़े लीडर्स, कद्दावर लीडर्स इस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
देखिए, कद्दावर नेता ही नहीं, प्रदेश के अध्यक्ष में, यानी कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी ने तमाम अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया, इस तरह की रैलियां, तमाम कांग्रेस पार्टी का जोर है कि आप सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीजें करें, और आपने पद यात्रा का आयोजन किया और जो तस्वीरें दिख रही है उसमें लगातार वो खांसते हुए दिख रहे, कावेरी नदी पे डैम बनाने को लेकर उनका प्रोटेस्ट चल रहा, पद यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे, और जो हेल्थ ऑफिसर के साथ उनकी तस्वीरें दिख रहे। तो ऐसे वक्त में जब पूरे कर्नाटक में रोज पिछले 24 घंटे में 12,000 से अधिक मामले आए हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अगर इस तरह का कोई गतिविधि को अंजाम दिया जाता है, खुद जो कोरोना नियम है, कोरोना प्रोटोकॉल है, उनका उल्लंघन करते हैं, तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान उठाता है। और इसीलिए वहां की पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज किया है, जो कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है उन्होंने। फिलहाल शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, डीके शिव कुमार की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पे कोरोना नियमों का उल्लंघन और देश के अलग अलग हिस्सों में स्थिति खराब है। पीएम की सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। पंजाब में हुई सुरक्षा चूक पर एक बार फिर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और आज की तारीख में फिर सुनवाई होनी थी, और अब ये सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको वक्त वक्त पे ब्रीफ कर चुके हैं कि कैसे पूरा कॉन्वॉय, पीएम का पूरा काफिला कैसे फंसा रहा और पंजाब पुलिस की लापरवाही कैसे सामने आई। यहां तक कि जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी पंजाब से जिनका ताल्लुक है, उन पे कार्रवाई हो चुकी है इस मामले में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में किन किन दलीलों का जिक्र होता है, इस पे हम सभी की निगाहें। लेकिन एक बार फिर आपके सामने वही तस्वीर जिसके जरिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई सेंधमारी चूक को लेकर सवाल सामने खड़ा हुआ। लेकिन सच्चाई सबके सामने कब आएगी, इस बात का इंतजार है। लेकिन लापरवाही हुई है, और जब लापरवाही नहीं हुई है तो वहां की प्रशासनिक टीमों पर कार्रवाई किस तरीके से हुई, यह बहुत ही आसान तरीके से समझने वाला मामला है। केंद्र सरकार की क्या दलीलें हैं और पंजाब सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया है, ये तमाम बातें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की दलीलें होने वाली है, उस पे हम सभी की निगाहें इस लिहाज से, क्योंकि अलग अलग एंगल के वीडियोस आ चुके हैं सामने। इस बीच प्रशासनिक टीमों पर कार्रवाई हो चुकी है पंजाब सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच में मामला सुना जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में कुछ रिपोर्ट उन्हें आज सुबह 10 सवा 10 बजे ही मिली है और वो पहले रिपोर्ट को पढ़ना चाहेंगे। जो वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह है, जिन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला लाए थे और जिन्होंने ये मांग की थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, उन्होंने भी कोर्ट को ये कहा है कि एक बार कोर्ट इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसको देख ले, उसके बाद वो अपनी तरफ से भी दलीलें रखना चाहेंगे। तो मामले की अभी सुनवाई शुरू हुई है कि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने ये निर्देश दिया था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कि वो सारी रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखे, पीएम की मूवमेंट से जुड़े हुए जितनी भी जानकारी है, जितने भी दस्तावेज है, वो सब अपने पास सुरक्षित रखे। और इस मामले में आज सुनवाई होकर के लगता है कि अब रिपोर्ट को देखने के बाद जो कोर्ट सुनवाई करेगा तो कुछ ना कुछ दिशा निर्देश भी जारी करेगा। विक्रांत, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, क्योंकि बड़ी बातें क्या होने वाली है आज हम सभी की निगाहें, और दलीलें केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की क्या अभी तक रही है वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बातों का जिक्र एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक बार फिर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के अस्तित्व को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस यूपी में आईसीयू में पड़ी है और यूपी की जनता बीजेपी के साथ है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि यूपी चुनाव में बीजेपी 325 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू में पड़ी हुई है, और मैंने कहा ना, मैं पहले भी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विपक्ष को भी चाहती है और स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी, कोई संदेह नहीं होगा। हाँ, अच्छा, आप 400 तक नहीं जा रहे हैं? आप 400 तक नहीं जा रहे अखिलेश जी? मैंने कहा ना भाई, जो वास्तविक संख्या होगी हम बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 10 मार्च के बाद जब शपथ ग्रहण होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बनेगी।
5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का बड़ा चेहरा इमरान मसूद की पार्टी छोड़ने की खबर मिल रही है। इमरान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। इमरान मसूद, यही वजह है कि आज इमरान मसूद समर्थकों के साथ सहारनपुर में बैठक करेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात भी हो सकती है। बड़ा मामला इस लिहाज से है क्योंकि बीजेपी इस 2017 के चुनाव में इस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा दबदबा रहा था, लेकिन अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं तो बीजेपी के लिए भी परेशानी हो सकती है। हमारे साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गद्दावर नेता इमरान मसूद हैं। उनसे जानते हैं अब वो कौन सी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ेंगे। इमरान जी, आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। धन्यवाद साहब। देखिए, मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर हम साथियों से मशवरा कर करके निर्णय लेने का काम करूँगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। जो दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई बन रही है, उस लड़ाई के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करें, उसके लिए रणनीति बनाने का काम करेंगे। तो आपकी किस बात पर सहमति बनी है समाजवादी से? नहीं, अभी सहमति और असहमति की बात ही नहीं है। बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, जो मैंने पहले दिन कहा था और जो अब भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है तो समाजवादी पार्टी चूँकि नंबर 1 पार्टी है विपक्ष के अंदर, तो मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा था और उसी बात को फिर आज दोहरा रहा हूँ। जावेद मसूरी इस वक्त सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े। जावेद, अब वक्त आ चुका है कि हम आंकड़ों के जरिए अपने दर्शकों को बताते चले कि इमरान मसूद अगर पार्टी छोड़ते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है और मौजूदा समीकरण में क्या कुछ स्थिति है। 136 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 109 सीटें हैं बीजेपी के पास, 20 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। अगर इमरान मसूद अगर जाते हैं समाजवादी पार्टी में तो क्या यह बीजेपी के लिए भी परेशानी? देखिए, इमरान मसूद एक बड़ा फैसला ले सकते हैं जिसका संकेत वो लगातार दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही लड़ाई है। देखिए, सहारनपुर में हमारी मौजूदगी और सहारनपुर में इमरान मसूद और उनके परिवार का दबदबा रहा है और यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव मसूद परिवार का माना जाता है। देखिए, काजी रशीद मसूद थे जब वो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह के साथ वो चुनाव लड़े थे और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तब ये माना जाता था कि इस इलाके में, खासतौर से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इस इलाके में दबदबा था। जाट और मुस्लिम वोटरों का एक समीकरण बनाकर चुनाव लड़ा और उसमें सफलताएं भी मिली। अब ऐसे में जब जयंत चौधरी का गठबंधन अखिलेश यादव से हो गया है और अब अखिलेश यादव की पार्टी में इमरान मसूद आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर, इसके सियासी मायने हैं, यहाँ पर इसका ज़रूर असर देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद वो बैठक अपने समर्थकों के साथ करेंगे और उसके बाद आगे की बड़ी बातें आप बता रहे हैं। जावेद, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको क्या दिखाने वाले हैं ये मैं आपके सामने ब्रीफ करती हूँ। दरअसल हम दिखाने वाले हैं आपको चुनावी वॉल के जरिए, चुनावी दीवार के जरिए वो आंकड़ा जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम फैक्टर क्या है या 2017 से लेकर अभी तक के चुनाव में कैसे माहौल बदला है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अगर सीधी टक्कर में है तो किस तरीके से आंकड़ों की जादूगरी में कहां कौन पार्टी फंस रही है या कौन बाजी मारने वाली है। शिवानी हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी ब्रेक के बाद हमें ब्रीफ करेंगी इस चुनावी वॉल के जरिए।